नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने जो हाई स्कूल की केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है अम्ल क्षारीय एवं लवण वाला, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। उनसे आगे इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। पिछली वीडियो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं वो देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले अम्लों के बारे में, अम्ल क्या होते हैं, उनके उदाहरण के बारे में। उसके बाद अम्लों के गुण सीखे थे हमने, अम्लों के क्या गुण होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमने सीखा था इसमें क्षारक के बारे में, क्षारक क्या होते हैं, इनके उदाहरण और इनके गुणों के बारे में। फिर अब अगला टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिया था लवण, सॉल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, इनके गुण क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या हैं। ये सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स हमारे लवणों प्रकार सहित पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे आगे इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे इसमें नए टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक इस वीडियो में आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम है आयनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जो धातु के अधातु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बनते हैं, उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक होते हैं? ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें धातु के इलेक्ट्रॉन अधातु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उससे जो नए यौगिक बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। वे यौगिक जो धातु के अधातु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। उदाहरण की बात करें इसमें, तो आयनिक यौगिकों में NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये आयनिक यौगिकों के उदाहरणों में आते हैं। इसके बाद बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक, अगली हेडिंग है हमारी इसमें अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर्स, जिन्हें सामान्य सूचक भी कहते हैं, सूचना देने वाले। तो ये क्या है? रासायनिक पदार्थ होते हैं। अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ। यहां देखेंगे अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। वे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय अथवा क्षारीय विलयन में अपना रंग और गंध बदल देते हैं उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं हम, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय विलयन में अलग रंग दर्शाते हैं और क्षारीय विलयन में अलग रंग दर्शाते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अर्थात ये अम्लीय और क्षारीय विलयनों की सूचना देते हैं। उदाहरण की बात करें तो इनमें आपका आता है लिटमस पेपर, हल्दी, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ब्लू, ये अम्ल क्षार सूचकों के उदाहरण हैं। हल्दी में भी देखा होगा आपने, हल्दी जब कपड़ों पर लग जाती है तो पीले कलर में दिखाई देती है, जैसे हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो रेड कलर में हो जाती है। तो ये हल्दी है वो आपका एक अम्ल क्षार सूचक के रूप में होता है। इसके बाद देखते बढ़ा आगे, एक पॉइंट है अम्ल क्षार सूचकों के बारे में। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं या अम्लीय विलयन है, उसमें जो नीले रंग का लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है। अर्थात अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, इससे भी याद रख सकते हैं आप इसको। अनिल, आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अम्ल होते बेटा वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इसका उल्टा कर दें आप, वो क्षारों के बारे में विशेषता हो जाती है कि क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लाल लिटमस को
नीला कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं और क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इससे आगे देखें, अब है आपका पीएच पैमाना। पीएच पैमाना यानी पीएच स्केल। पहले बात करें इसमें पीएच की। इसमें जो पी और एच लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। जो पी है, पी का मतलब होता है पोटेंज, मतलब शक्ति या सामर्थ्य या पावर। ये ग्रीक भाषा का शब्द है पोटेंज। एच और एक होता है आपका पीओएच। तो पीएच और पीओएच दोनों में पी का अर्थ पोटेंज यानी कि पावर है और एच का मतलब है पीएच के लिए, एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन और ओएच इसमें होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन की पावर होती है और ये आपकी हाइड्रोक्साइड आयन की पावर होती है। तो पीएच पैमाना क्या है उसके बारे में समझेंगे। वह पैमाना जो विभिन्न विलयनों के पीएच मान को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। वह पैमाना जो अलग अलग विलयन होते हैं, विभिन्न विलयन होते हैं, उनके पीएच मान को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम कहते हैं पीएच पैमाना। इस पैमाने की बात करें तो इस पैमाने पर जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेकर के 14 तक होती है, 0 से लेकर के 14 तक। इस पैमाने पर विलयनों के जो पीएच मान होते हैं वो 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। अगर 0 से लेकर के 6 तक है तो वो आपका अम्लीय विलयन होंगे। जे ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 0 से लेकर के 6 तक होता है वो आपके अम्लीय विलयन होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं और जिस विलयन का पीएच मान 8 से लेकर के 14 तक होगा उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं। 0 से 6 तक अम्लीय विलयन, 7 होगा पीएच मान तो उदासीन विलयन, 8 से लेकर 14 तक होगा तो उसे हम कहेंगे क्षारीय विलयन। अब बात करते हैं पीएच मान की कि विलयनों के पीएच मान क्या होते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है। किसी विलयन का वह मान जो किसी विलयन की अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति को व्यक्त करे। किसी भी विलयन का ऐसा मान, वह मान जो उस विलयन की अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन प्रकृति को व्यक्त करता है, उस विलयन के मान को हम कहते हैं पीएच मान। जैसे हमने बताया था कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 6 तक है तो वह विलयन की अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करेगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन की उदासीन प्रकृति को व्यक्त करेगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 से लेकर के 14 तक है तो वह उस विलयन की क्षारीय प्रकृति को व्यक्त करेगा। तो पीएच मान क्या होता है, वह मान जो किसी विलयन की अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति को व्यक्त करे, ऐसे मान को या उस विलयन के उस मान को हम कहते हैं पीएच मान। पीएच मान ज्ञात करने के बेटा सूत्र भी है। एक फॉर्मूला है कि पीएच प्लस पीओएच, इन दोनों का जो मान होता है वो 14 होता है। तो इसके आधार पर हम पीएच का मान निकाल सकते हैं। पीएच का मान निकालने के लिए क्या करना है, आपको पीओएच को उधर ले जाना है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, यानी 14 में से पीओएच को माइनस करके हम पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब किसी विलयन का पीओएच मान दिया हुआ है और पीएच मान पूछ रहा है तो हम पीएच निकालने के लिए 14 में से पीओएच की वैल्यू को माइनस कर देंगे। अगर हमें पीओएच का मान निकालना है, पीएच दे रखा है तो पीएच की वैल्यू को हम 14 में से माइनस कर देंगे। एक सूत्र है पीएच बराबर माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन का सांद्रण लगाया जाता है यहां पे। और अगर बात करें आयनों की, अगर हमें आयन ज्ञात करनी है तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की बात करें और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण की बात करें तो इनकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14, जो आपका Kw होता है, यानी कि जल का आयनीय गुणनफल होता है। तो पीएच का मान इस वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं और पीएच का मान विलयन का इस वाले सूत्र, दूसरे वाले से भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सूत्र जो है वो आयनों की संख्या ज्ञात करने के लिए है। अगर हमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण चाहिए तो 1 × 10⁻14 में OH आयन जो है आपके ऋणायन, उससे हम उसमें भाग कर देंगे। अगर हमें OH ऋणायन की वैल्यू चाहिए तो हमें S धनायन का भाग करना है 1 × 10⁻14 में। इससे आगे पीएच मान के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मैंने भी बताए थे वही हैं
पहला पॉइंट यह है कि यदि किसी विलेन का पीएच मान 0 से 6 तक है तो वो विलेन आपका अम्लीय कहलाएगा, अम्लीय होगा। और यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो आपका विलेन हो जाएगा उदासीन। और तीसरे वाले पॉइंट में है कि यदि किसी विलेन का पीएच मान 8 से लेकर के 14 तक है तो हो जाएगा आपका क्षारीय विलेन। 0 से 6 तक होने पर, पीएच मान 0 से 6 तक होने पर अम्लीय विलेन होता है, 7 होने पर उदासीन विलेन होता है, 8 से लेकर 14 तक होने पर क्षारीय विलेन होता है। अब है यौगिक साधारण नमक, जिसे हम अंग्रेजी में कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। साधारण नमक की बात करें, जिसे हम नमक भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। साधारण नाम सोडियम क्लोराइड होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका सूत्र जो है वो NaCl है। बात करें इसके बारे में तो जो साधारण नमक है वो हमारे भोजन का एक आवश्यक अवयव है, क्योंकि साधारण नमक का उपयोग हम अपने भोजन में एक तत्व रूप में करते हैं, यौगिक के रूप में करते हैं। इसकी बात निष्कर्षण की बात करें तो इसे मुख्यतः समुद्री जल से निष्कासित किया जाता है और समुद्री जल का जब बाष्पीकरण करते हैं तब जाकर इसका निर्माण होता है। इसे चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। चट्टानों से प्राप्त किए जाने के कारण इसका नाम रखा गया है रॉक सॉल्ट, यानी कि चट्टानी नमक, जिसमें आपका काला नमक या सैंधा नमक आता है और अंग्रेजी में इसको कहते हैं रॉक सॉल्ट। अब यहां देखते हैं कि साधारण नमक को बनाएंगे कैसे, साधारण नमक के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो टॉपिक है आपका साधारण नमक बनाने की विधि। तो पहले इसमें विधि दी गई है कि सोडियम धातु की क्रिया अगर हम किससे कराएं, क्लोरीन से। सोडियम का संकेत होता है Na, क्लोरीन होता है आपका Cl। अगर हम सोडियम धातु Na क्रिया क्लोरीन के 2 परमाणुओं Cl2 के साथ कराते हैं तो आपका यहाँ 2NaCl बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसमें यहां लिखा है कि सोडियम धातु Na की क्रिया जब क्लोरीन Cl2 क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बनता है। बैलेंस करने के लिए यहां 2 परमाणु Na के हैं, 2 Cl के हैं। NaCl में 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक समीकरण आपका संतुलित है, बैलेंस समीकरण है ये। दूसरी विधि देखेंगे यहां पर, साधारण नमक के निर्माण की दूसरी विधि है ये, जिसमें क्या है, हमें क्रिया करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे हम कांस्य सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया अगर हम कराएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ, तो जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो हमारा साधारण नमक बनेगा NaCl। तो NaOH जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया हम कराएं HCl यानी जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ कराते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है। समीकरण के रूप में देखेंगे, ये आपका NaOH है, क्रिया करा रहे हैं हम HCl के साथ, तो NaCl का निर्माण हो जाएगा और H और OH बनेंगे। H और OH संयुक्त रूप में H2O का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं जल। ये साधारण नमक की दूसरी विधि है बनाने की। अब बात करें इसके भौतिक गुणों की कि साधारण नमक के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। तो साधारण नमक की भौतिक गुणों में पहला पॉइंट है कि साधारण नमक होता है सफेद ठोस और क्रिस्टलीय रूप, संकुल क्रिस्टलीय रूप में होता है। ये सफेद होता है, ठोस क्रिस्टलीय रूप में होता है। दूसरा, यह जल में विलेय है, ये वाटर सोल्यूबल है, जल में आसानी से विलेय हो जाता है। तीसरा, इसके स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद नमकीन होता है, सॉल्टी। फोर्थ इसका प्रॉपर्टी है कि जो साधारण नमक है इसका अगर हम जलीय विलयन बनाएं तो साधारण नमक का जलीय विलयन किसका कार्य करता है, विद्युतीय चालक की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं साधारण नमक के रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसमें है कि अगर हम साधारण नमक का विद्युत अपघटन करा दें, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करा दें तो ये आयनों में अपघटित हो जाता है,
दो आयन बनते हैं, एक बनता है आपका सोडियम आयन धनायनिक रूप में और दूसरा आयन बनता है आपका क्लोराइड आयन जो ऋणायनिक रूप में होता है। तो आप देख पा रहे होंगे विद्युत अपघटन में क्या है कि अगर इसका मतलब साधारण नमक का विद्युत अपघटन करा दें तो यहाँ पर दो आयन बनते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड बनते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl है, NaCl का हमने विद्युत अपघटन करा दिया, अपघटन, तो इससे सोडियम आयन Na धनायन बन गया और एक बन गया तुम्हारा Cl ऋणायन। अगला दूसरा इसका प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी में कि एसिटिक अम्ल से क्रिया करानी है हमें। साधारण नमक की क्रिया अगर हम एसिटिक अम्ल से कराते हैं जिसका सूत्र है CH3COH, इसके साथ कराते हैं तो एक एस्टर बनता है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो यहां देखेंगे CH3COH ये एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं तो इसका H परमाणु सोडियम के परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा और जिससे आपका बनेगा CH3COONA जिसे हम कहते हैं सोडियम एसीटेट जो होता है एक एस्टर। यहां H परमाणु रहेगा और यहां Cl परमाणु, H इसका Cl इसका बना लेगा आपका बेटा HCl। आगे तीसरा पॉइंट इसमें कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करें तो इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्लोरीन है, ये NaOH एक क्षार है, इसके साथ साथ इसमें गैस और बनती है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्लोरीन भी बन गई, क्षार बन गई मुख्य उत्पाद के रूप में, ये सह उत्पाद है इसमें। तो क्लोरीन क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बेटा क्लोर क्षार अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उससे आपका NaOH क्षार बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। फोर्थ, चौथा इसका गुण है सोडियम क्लोराइड की क्रिया यहां पर कराई जा रही है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो यहां बनता आपका सोडियम सल्फेट और इसमें से गैस मुक्त होती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहां देखेंगे ये आपका सोडियम क्लोराइड है जिसके दो अणु हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जिनकी क्रिया कराने से Na के दो परमाणु यहां से और SO4 इसका, तो Na2SO4 बन गया आपका सोडियम सल्फेट। दो H हैं और दो Cl है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के उपयोग के बारे में। साधारण नमक का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में होता है। संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट या खराब होने से बचाने के लिए, बचाव में। तो खाद्य पदार्थ का एक संरक्षण में साधारण नमक का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग है इसमें, दूसरा उपयोग है इससे क्लोरीन का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है और हाइड्रोजन गैस। तीसरा उपयोग है साधारण नमक अपने आप में एक लवण है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं, इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारे टॉपिक हैं जिसमें हमने साधारण नमक के बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोग यहां पे हमने कवर किए हैं। अब इसमें अगला टॉपिक है क्रिस्टलन जल। अब क्रिस्टलन जल क्या होता है उसको सीखेंगे। तो यहां पे लिखा है आपके सामने, वे कार्बनिक अणु या कार्बनिक पदार्थ जिनमें किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या जो निश्चित होती है, उस जल के अणुओं की संख्या को हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। सिंपल सीखें, सिंपल समझें। यहां पर किसी लवण के इकाई सूत्र में एक अणु होना चाहिए। किसी लवण के इकाई सूत्र में जितने भी जल के अणु हैं
जल के अणुओं की जो संख्या है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या। जैसे यहां देखेंगे, ये है कॉपर सल्फेट .5H2O। ये पूरा एक लवण है और इस लवण में जल के अणु है 5। तो ये 5 जो जल के अणु है यहां पर कहलाएंगे क्रिस्टलन जल के अणु। दूसरा है ApSO4 7H2O। इस लवण में जल के 7 अणु हैं। तो ये 7 अणु जो हैं जल के, ये कहलाएंगे यहां पर क्रिस्टलन जल के अणु। क्रिस्टलन जल क्या है बेटा? किसी लवण के इकाई सूत्र में जितने भी जल के अणु होते हैं उन जल के अणुओं की संख्या को हम कहते हैं क्रिस्टलन जल या क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या। तो इस वीडियो में हमने जो दूसरा पार्ट है हमारा अम्ल क्षार लवण वाला, उसके कई टॉपिक हमने कवर किए हैं। इससे पिछली वीडियो भी हमने उसमें भी कुछ टॉपिक इसके कवर किए थे। जो शेष इसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में इनको कवर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप पसंद आई हो, तो लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।